अ, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोषण से संबंधित जितने भी नोट्स पॉइंट होने थे हम लोगों ने उनको किया। अब आज के वीडियो में हम लोग श्वसन से संबंधित जितने भी पॉइंट होने चाहिए कोशिश करेंगे वो सारे के सारे हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो साथ में जो है कॉपी और कलम लेकर के रखिएगा ताकि साथ साथ में ही जो है उतारते चले, नोट तैयार होते चले, ताकि ठीक है अलग से नोट खरीदने की ज़रूरत न पड़े। इसमें मैं प्रत्येक टॉपिक का यानी पोषण, श्वसन, परिवहन, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स टोटल कराऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है जीवों को जैव प्रक्रमों के संपादन हेतु, जैव प्रक्रम के संपादन के लिए, जैव प्रक्रम को पूरा करने के लिए हेतु ऊर्जा की प्राप्ति भोजन के ऑक्सीकरण से होती है, भोजन से ही होती है। संक्षेप में यदि कहें तो कहते हैं कि संक्षेप में भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति श्वसन है। भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति ही क्या है? श्वसन है, ठीक है। कहते हैं ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना। अब जो हम लोग जो हवा श्वास लेते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती है बल्कि अन्य गैसें भी होती है, इसलिए कहते हैं ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ना सांस लेना कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब हम जो श्वास छोड़ते हैं, हम जो हवा छोड़ते हैं उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये नहीं कि टोटल का टोटल ही कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, नहीं, बल्कि उसमें अन्य भी गैसें होती हैं, इसलिए कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ते हैं ना। ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सांस लेना कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, याद रहे श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जीव ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया श्वसन, श्वसन हो गया। साथ में कहा है कि ऑक्सीजन जो है रुधिर के साथ, रुधिर मतलब खून, ठीक है, ऑक्सीजन रुधिर के साथ शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते हैं और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में भाग लेता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन। कैसा श्वसन? ऑक्सीश्वसन। अगला पॉइंट है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अनॉक्सीश्वसन कहते हैं। कैसा श्वसन कहते हैं? अनॉक्सीश्वसन कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसको ऑक्सीश्वसन कहते हैं और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनॉक्सीश्वसन, ठीक है। चलो, अनॉक्सीश्वसन में कम ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, अनॉक्सीश्वसन में कम ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और अगला पॉइंट है श्वसन के दरमियान जो है ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा का संचय कोशिकाओं में एटीपी अणुओं के रूप में होता है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो उस वक्त जो ऊर्जा उत्पन्न होते हैं उसका संचय यानी
जमा कर लेना, ठीक है, कोशिकाओं में जो है एटीपी अणुओं के रूप में होता है। श्वसन के दरमियान जो ऊर्जा उत्पन्न होते हैं उसको जो है कोशिकाओं में एटीपी अणुओं के रूप में उसको क्या कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। उसके बाद जीव आवश्यकता अनुसार एटीपी अणुओं का उपयोग ऊर्जा मुद्रा के रूप में विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने में करते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये ऊर्जा जो है एटीपी अणुओं के रूप में जमा है और उसके जरूरत के हिसाब से जीव जो है उस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एटीपी अणुओं का निर्माण कोशिकाओं में उपस्थित एडीपी अणुओं के द्वारा होता है। एटीपी अणुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, एडीपी अणुओं के द्वारा होता है। बैक्टीरिया तथा यीस्ट अनॉक्सी श्वसन के दरमियान इथाइल अल्कोहल उत्पन्न करते हैं जिसे किण्वन कहते हैं। बैक्टीरिया और यीस्ट अनॉक्सी श्वसन के दरमियान, ये कौन सी श्वसन करते हैं, अनॉक्सी श्वसन के दरमियान इथाइल अल्कोहल उत्पन्न करते हैं जिसे क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी हम लोग का क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। कहते कोशिका जंतुओं की कोशिकाओं में अनॉक्सी श्वसन के दरमियान लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जंतु की कोशिकाओं में अनॉक्सी श्वसन के दरमियान लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है ऊर्जा के उत्पादन में जीव मुख्य रूप से कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। क्या कहा, ऊर्जा के उत्पादन में जीव जो है मुख्य रूप से कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। ऊर्जा के उत्पादन में कोशिका में जो ग्लूकोज होता है उसी का उपयोग करता है, इसीलिए जो है ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग का हो गया। अगला क्या कहता है, कोशिका द्रव में ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से पाइरूवेट के यहाँ लिखा, यहाँ क्या करते हैं, हो कर दिए है ना, ये हो नहीं होगा, दो, ठीक है। तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से, ग्लूकोज का एक अणु जब विघटन होता है, टूटता है, तो पाइरूवेट के दो अणुओं का निर्माण होता है जिसे ग्लाइकोसाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ग्लाइकोसाइसिस कहते हैं। हो नहीं होगा, दो लिखना है, ठीक है। ग्लाइकोसाइसिस के दरमियान एटीपी के दो अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोसाइसिस के दरमियान यानी ग्लाइकोसाइसिस होने के समय में एटीपी के दो अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट के अणु माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्रेब चक्र में प्रवेश करते हैं। कौन से चक्र में प्रवेश करते हैं, क्रेब चक्र में प्रवेश करते हैं। अगला है क्रेब चक्र में चरणबद्ध तरीके से पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्रेब चक्र में चरणबद्ध तरीके से पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पौधों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान शरीर सतह द्वारा विसरण विधि से होता है। पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, ठीक है, क्या होता है, शरीर की सतह में शरीर की सतह द्वारा विसरण विधि से होता है, ठीक है। पौधों में विसरण विधि, विसरण समझते हो ना,
क्या होता है, विसरण हम ऐसे समझेंगे, अ, अपने आप ही किसी में समा जाना, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो पौधे के जो शरीर हैं, ये ऑक्सीजन पौधे के शरीर में भी क्या हो जाता है, समा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वो उसके शरीर से जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो स्वतः अपने आप जो है किसी में मिल जाना और अपने आप ही वहाँ से निकल जाना, इसको कहते हैं विसरण, ठीक है। तो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं, ये हम सब कोई जानते हैं। स्टोमाटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, स्टोमाटा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों के विभिन्न भागों में श्वसन की क्रियाएं अलग अलग होती हैं। पौधों के अलग अलग भागों में श्वसन की क्रियाएं अलग अलग होती है। शाकीय पौधों के तनों में भी स्टोमाटा मौजूद होते हैं। शाकीय जो पौधे शाक खाते हैं, है ना, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तना में भी जो है स्टोमाटा मौजूद होते हैं, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद कहते हैं बड़े वृक्षों के तनों के बाहरी आवरण में पाए जाने वाले छिद्र को लेंटिकिल्स कहते हैं, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। बड़े वृक्षों के तनों में भी छिद्र पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, लेंटिकिल्स कहते हैं, ठीक है। पत्तियों में स्टोमाटा होते हैं, जिसके जरिए गैसों का आदान प्रदान होते हैं। वहीं तना में जो छिद्र पाए जाते हैं उनको लेंटिकिल्स कहते हैं, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। पौधों की जड़ों में श्वसन मूल रोम के द्वारा होता है। मूल रोम में ऑक्सीजन का विसरण मिट्टी की कणों के बीच उपस्थित वायु से होता है। पौधों की जड़ों में मूल रोम होता है, उसके द्वारा श्वसन होता है। अब मूल रोम में क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो हवा है उसमें ऑक्सीजन होते हैं, वो ऑक्सीजन उन मूल रोम में क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, जिससे श्वसन की क्रिया होती है। आगे कहते हैं जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं। जल के अंदर जो भी जीव जंतु होते हैं वो जल में उपस्थित जल में घुले हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं श्वसन की क्रिया में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्न वर्ग के जंतुओं में श्वसन शारीरिक सतह द्वारा होती है। निम्न वर्ग के जंतुओं में श्वसन जो होता है वो शारीरिक सतह द्वारा होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, हाइड्रा इत्यादि। इन सब में श्वसन की क्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, बल्कि क्या करते हैं, वो सतह से ही उनके जो शरीर होते हैं उनसे ही वो श्वसन करते हैं। केचुआ में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है, जिसमें रुधिर कोशिकाएं मौजूद होती हैं। केचुआ होता है उनमें श्वसन जो होता है त्वचा के द्वारा होता है। त्वचा, उसके जो चमड़े होते हैं वो पूरे शरीर में से होकर के श्वसन करते हैं, ठीक है। उसमें रुधिर कोशिकाएं मौजूद होती है। कीट वर्ग के प्राणियों में श्वसन शरीर के भीतरी सतह पर स्थित श्वास नलिकाओं द्वारा होता है, जो बाहरी सतह पर श्वास रंध्रों द्वारा खुलते हैं। कीट वर्ग के प्राणियों में शरीर के भीतरी सतह पर स्थित श्वास नलिकाओं द्वारा होता है। शरीर की भीतरी सतह में श्वास नलिकाएं होती हैं, जिसके द्वारा वो श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। और ये जो श्वास नलिकाएं हैं ये बाहरी सतह पर क्या करते हैं, श्वास रंध्रों द्वारा खुलते हैं। रंध्र मतलब छिद्र द्वारा, ठीक है। बाहर में उन नलिकाओं का छिद्र होता है जिसके द्वारा श्वास लिया जाता है, श्वसन की क्रिया होती है। मछलियों में श्वसन की क्रिया गिल के द्वारा होता है। गिल मुंह के साइड वाले हिस्से में देखेंगे, वो जिस खाली खाली होते हैं साइड में, गल्फा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा होता है।
जिसको गिल बोला जाता है। उच्च वर्गीय जंतुओं में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए श्वसन तंत्र होते हैं, जैसे हम लोगों में श्वसन तंत्र होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के लिए श्वसन तंत्र के निम्नलिखित भाग है, वो कौन कौन से? बाह्य नासा छिद्र, जो हम लोग नाक होता है, ये जो नाक ये बाह्य नासा छिद्र हुआ, ठीक है। उसके बाद नासा गुहा, फेरिंग्स, लैरिंग्स, श्वास नली, ब्रोंकाई, फेफड़ा, ये सारे जो होते हैं ये श्वसन तंत्र हैं। ये सारे मिला करके क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। मनुष्य का फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है। मनुष्य का फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में, ठीक है। वक्ष गुहा वायुरोधी होता है, इससे होकर वायु आर पार नहीं हो सकते, ठीक है। उधर तल पर यह स्टर्नम पृष्ठ तल पर कशेरु की पार्श्व तलों पर पसलियों तथा नीचे की ओर से पेशीय पट्टी डायफ्राम द्वारा घिरा होता है, ठीक, यहाँ अंदर में, ठीक है। वायु को फेफड़ों में लेना तथा बाहर निकालना फेफड़ों के आयतन में वृद्धि एवं कमी के कारण होता है। वायु को फेफड़ों में लेना तथा बाहर निकालना जो है ये फेफड़ों के आयतन में वृद्धि एवं कमी के कारण होता है। फेफड़ा बढ़ता है, घटता है, ठीक है। जब हम लोग वायु को मतलब श्वास लेते हैं तो क्या हो जाता है? फेफड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। वहीं जब वायु को हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है? फेफड़ा घट जाता है, यानी फेफड़े के आयतन में वृद्धि और कमी होते हैं। तो चलो इस तरह से हम लोग का श्वसन जो चैप्टर है इसका श्वसन टॉपिक का जितना भी संभावित पॉइंट होने चाहिए थे वो सारे हम लोगों ने क्लियर कर लिए, ठीक है। वैसे देखो पूरा डिटेल्स यहाँ बता नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये नोट्स के जरिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टोटल खुल के नहीं बता पा रहा हूँ। जहाँ कहीं भी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ताकि नोट आप लोगों को खरीदना ना पड़े, इसके लिए मैं आप लोगों को नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आए। इसके लिए आगे देखते हैं क्या व्यवस्था हो पाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला टॉपिक हम लोग लेंगे कल, जो है परिवहन पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। पोषण हो गया, शोषण हो गया, अब हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।